चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार चुनाव को लेकर के थी। बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ है उसको आपको गौर से सुनना चाहिए। 54 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरुआत से लेकर के आखिरी तक पूरी सुनी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो तीन चीजें जो बड़ी निकल करके सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है, राहुल गांधी ने जिस तरह से वोट चोरी का मुद्दा इस वक्त छेड़ा हुआ है, उसके बाद से भारत के अंदर सिर्फ एक ही नारा गूंजता हुआ नजर आ रहा है, वोट चोर गद्दी चोर। ये नारा राहुल गांधी की तरफ से दिया गया और आज ये पूरी दुनिया के अंदर गूंज रहा है दोस्तों। लेकिन अब देखिए, चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस तरह के सवाल चुनाव आयोग से दिए पूछे गए, चुनाव आयोग ने उन सवालों का जवाब क्या दिया। अब सवाल तो ये पूछा जा रहा है, आप लोग जरा अपने माइंड से एक लॉजिकल बात बताइए, एक लॉजिक लगाइएगा कि एक गांव पूरा हिंदुओं का हो और वहां पर मुस्लिम दूर दूर तक ना हो, तो वो गांव में मुस्लिम कैसे आ गए वोटर लिस्ट के अंदर। ये बड़ा खुलासा सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया गया है। तो किस तरह से चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिएगा। गोदी मीडिया ये खबर आप लोगों को नहीं दिखाएगा, गोदी मीडिया तो ऐसी खबरों को छिपाने में लगा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार चुनाव को लेकर के थी। बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ है उसको आपको गौर से सुनना चाहिए। 54 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरुआत से लेकर के आखिरी तक पूरी सुनी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो तीन चीजें जो बड़ी निकल करके सामने आई है वो मैं आपके सामने रखूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पत्रकार बैठे हुए थे उन्होंने बहुत शानदार सवाल पूछे, वाकई बहुत शानदार सवाल पूछे। चाहे वो जी न्यूज का पत्रकार हो, चाहे वो एनडीटीवी का पत्रकार हो, चाहे वो इंडिया टुडे का पत्रकार हो, चाहे वो हिंदुस्तान का पत्रकार हो। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पत्रकारों के जो सवाल थे जो ज्ञानेश कुमार से पूछे गए वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। राहुल गांधी का सवाल सबसे पहला सवाल था। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को लेकर के सीधा सवाल दागा गया चुनाव आयोग पर, ज्ञानेश कुमार पर, चुनाव आयुक्त पर। और उस सवाल का जवाब क्या आया मैं आपको कुछ देर में बताता हूं। जवाब आया भी या जवाब दे ही नहीं पाए, सुनिएगा जरूर। एक सवाल यह भी पूछा गया कि एक गांव है, उस गांव के अंदर आपके एसआईआर की प्रक्रिया के बाद में पूरा गांव हिंदुओं का है और उस गांव का नाम बता करके, विधानसभा बता करके जी न्यूज के पत्रकार ने सवाल पूछा कि उस गांव के अंदर मुसलमान वोटर कैसे आ गए, मुस्लिम वोटर्स कैसे आ गए। चुनाव आयोग का एक तरीके से फर्जीवाड़ा है कि आपके एसआईआर की प्रक्रिया हो गई, सब कुछ हो गया और उसके बावजूद जो है ये सब कुछ कैसे हो रहा है। आधार कार्ड को लेकर के सवाल पूछा गया, बुर्के वाली महिलाओं की जांच करेंगे, बीजेपी ने इस बात को कहा और आज के अखबारों में बाकायदा इस चीज को बड़े बड़े अक्षरों में छापा गया। यह सवाल भी चुनाव आयोग से पूछा गया कि भाजपा यह मांग कर रही है कि बुर्के वाली महिलाओं की जांच की जाए अलग से। इस पर चुनाव आयोग ने क्या कहा उस पर भी बात करेंगे। सवाल यह भी पूछा गया कि आप ये बताइए 3,66,000 लोगों के अब जो नई आपकी फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसके अनुसार और लोगों के नाम काट दिए गए। पहले 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, तकरीबन 68 लाख लोगों के नाम हो गए, तो क्या उनको पब्लिश करेंगे। इन सवालों में कहीं से कोई कमी नहीं है। ये सवाल वाकई बहुत जानदार है और इन सवालों का जवाब शुरुआत करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन बम से, वहां से शुरुआत करते हैं। बहुत शानदार सवाल पूछे गए हैं, आप यकीन मानिए, और आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि हां सवाल तो ढंग के हैं। और शायद इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोग डरते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि सवाल वहां पर पूछे जाएंगे और आप जवाब ना दें, लेकिन आप एक्सपोज तो दुनिया के सामने हो गए, दुनिया के सामने आप एक्सपोज हो जाएंगे। सबसे पहले आप सुनिए, सवाल पूछा पत्रकार ने, सीधा स्पेसिफिक सवाल था कि राहुल गांधी हाइड्रोजन बम, एटम बम की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग वो बताए कि राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप उससे कितने घायल हुए हैं, कितने हताहत हुए हैं, ये आप बताइए। ये सवाल पूछा गया। सर, मेरा नाम ब्रजेश मिश्रा है और मैं आईएनएस न्यूज़ एजेंसी से हूँ। सवाल ये है कि जिस तरीके से बिहार में
शुद्धिकरण का काम किया गया और बहुत सारे आरोप लगे। तो और राहुल गांधी ने, नेता विपक्ष हैं, उन्होंने वोट चोरी तक का आरोप लगाया और फिलहाल वो कोलंबिया घूम रहे हैं। ऐसे में आप कितना सीरियस उनके आरोपों को लेते हैं और उनके एटम बम, नाइट्रोजन बम और हाइड्रोजन बम से आयोग कितना घायल महसूस कर रहा है? ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का 54 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला सवाल था। पहला सवाल जो चुनाव आयोग से किया गया इसका था। जवाब क्या मिला? इसका जवाब ही नहीं मिला। ज्ञानेश कुमार के मुंह से ना तो राहुल गांधी का नाम निकला, ज्ञानेश कुमार जी के मुंह से ना ही नेता प्रतिपक्ष, कम से कम उनका पद, उनका ओहदा वही लेकर के बोल देते। और आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा ही होता है कि नाम नहीं लिया जाता है डायरेक्ट। नरेंद्र मोदी कोई नहीं बोलता है, प्रधानमंत्री कहते हैं। राहुल गांधी कोई नहीं बोलता है, नेता प्रतिपक्ष कहते हैं। लेकिन कैसे भी करके ज्ञानेश कुमार साहब ने इसके बाद में 5 सवाल एक साथ पूछे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोटल 12 सवाल पूछे गए, 12 सवाल टोटल। जवाब ही नहीं आया। इधर उधर ऐसे वैसे या बाकी के जो सवाल थे उनके जवाब दे दिए, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब राहुल गांधी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसको एटम बम का नाम दिया था, उसके बाद में यही ज्ञानेश कुमार साहब वो कह रहे थे कि 7 दिन का समय है, राहुल गांधी हल्फनामा दे या माफी मांगे, तीसरा रास्ता नहीं है। इन तेवरों के साथ में, और जरा देखिए एक बार मैं आपको सुनाने जा रहा हूं किस तरीके के तेवर थे उस वक्त में, कैसे लगभग हड़काते हुए, धमकाते हुए वो उनके तेवर जो है वो नजर आ रहे थे, जो बॉडी लैंग्वेज थी कुछ ऐसी नजर आ रही थी। लेकिन अब राहुल गांधी का नाम ही नहीं ले रहे हैं, राहुल गांधी पर जा ही नहीं रहे हैं, हाइड्रोजन बम, एटम बम इस पर बोल ही नहीं पा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस व्यक्त बात को बोल रहा है उसको माफी मांगे। मुस्लिम वोटर्स कैसे आ गए? गए? बाद में एक सवाल पूछा गया, और सवाल बहुत वाजिब सवाल पूछा गया कि आपने एसआईआर की प्रक्रिया की है, एसआईआर की प्रक्रिया के बाद में अभी भी एक ही घर में कई वोटर क्यों निकल करके सामने आ रहे हैं? कल मैंने एक खबर दिखाई थी आपको, जमुई के अंदर एक ही घर में अभी भी तकरीबन 250 लोग हैं। ये कैसे मुमकिन है भाई? आपने जब एसआईआर की प्रक्रिया कर ली, सब कुछ कर लिया, तब उसके बाद में ये क्यों हो रहा है? ये सवाल एक बार आप सुनिए और इसका जवाब क्या दिया है फिर मैं आपको बताता हूं। मेरा नाम मनीष है, मैं डिकोडर से हूं। आपने एसआईआर बिहार में कराया, इतना बड़ा जाइगेंटिक टास्क था। कई सारे इलेक्शन एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट, जिसमें आपके फॉर्मर सीईसी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा एक्सरसाइज है, इतने बड़ा एक्सरसाइज इलेक्शन बाउंड स्टेट में 4 महीने पहले कराना, ये इलेक्शन कमीशन का इनकम्पिटेंस है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा। दूसरे कई लोगों ने कहा कि ये 50 सालों में चुनाव आयोग के द्वारा सबसे वर्स्ट डिसीजन था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये इनकम्पिटेंस प्लस मोटिवेटेड डिसीजन इसलिए रहा कि इसमें कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को जानबूझकर एक्सक्लूड करने की कोशिश की गई। So what is your response to, how do you respond to these charges of incompetence plus motivated decision? दुनिया के सामने आप एक्सपोज हो जाएंगे। ज्ञानेश कुमार साहब कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे वोटर होते हैं जिनके पास में अपना घर नहीं होता है। वही पुराना जवाब जो पिछली बार कहा था। पिछली बार ये कहा था कि बहुत सारे ऐसे वोटर होते हैं जो पुलिये के नीचे रहते हैं, जो सड़क पर रहते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं। ये जवाब पिछली बार दिया था। इस बार जवाब दिया कि बहुत सारे ऐसे वोटर होते हैं जिनके पास में अपना घर नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे वोटर होते हैं जिनको पंचायत के द्वारा घर का नंबर अलॉट नहीं किया जाता है।
इसलिए किसी घर का नंबर जो 00 हो सकता है। ये उनकी तरफ से जवाब दिया गया। आप ज्ञानेश कुमार साहब का ये जवाब सुनिए। और उससे पहले, क्या आपने कभी किसी आधार कार्ड पर 00 एड्रेस नंबर देखा है क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैंने आज तक कोई ऐसा आधार कार्ड नहीं देखा जिस पर हाउस नंबर 00 हो। जब आधार कार्ड पर, सभी आधार कार्ड पर हाउस नंबर होता है, तो पहला सवाल जो चुनाव आयोग से किया गया 00 नंबर क्यों दे रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि आधार कार्ड किसी का 5 साल पुराना है, किसी का 10 साल पुराना है, किसी का 2 साल पुराना है। आपने जो SIR की है, अब आपने जो नई वोटर लिस्ट तैयार की है, अब वो तो आपके हिसाब से 90,000, आज चुनाव आयोग ने खुद बताया इस बात को कि 90,000 BLO, 243 ERO वो गए हैं घर घर तक और जाकर के डाटा इकट्ठा किया है। उसकी आज प्रशंसा की गई। 5 मिनट पहले उनको बुला करके ग्रुप में फोटो करवाई गई। तो जब 90,000 आपके पास में BLO थे, 12 सवाल टोटल, घर घर जाकर के काम किया है, तो फिर आपकी SIR में 00 हाउस नंबर कैसे आ रहा है और आधार कार्ड पर 00 नंबर नहीं आता है? तो आधार कार्ड कहां से हाउस नंबर दे रहा है? अपने आप से। और आप जो है वो 00 नंबर कैसे लेकर के आ गए? कुछ बात हजम नहीं हुई साहब। इस बात का जवाब मैं पहले दे चुका। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से वोट चोरी का यहाँ पर बम सीधे तौर पर जो है फूटता हुआ नजर आ रहा है। हम ये कह सकते हैं कि फूटता हुआ नजर आ रहा है। फूटा या नहीं फूटा वो बात एक अलग है, लेकिन फूटता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से निष्पक्ष होकर यहाँ पर पत्रकारों ने चुनाव आयोग से सवाल पूछे और उनके क्या ही जवाब चुनाव आयोग ने दिए हैं, वो आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देख लिया है। अब उसके बाद एक सवाल उठ रहा दोस्तों कि जिस तरह से चुनाव आयोग अगर मगर उलूल जलूल बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, बातों को घुमाते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है वीडियो के अंदर, तो उसके आधार पर सवाल पूछा जा रहा है कि जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से जवाब नहीं बन पा रहे, तो क्या मोदी जी की विदाई का वक्त तय हो चुका है? क्योंकि चुनाव आयोग चाहेगा तो मोदी जी कभी नहीं हटेंगे, चुनाव आयोग चाहेगा तो मोदी जी कभी भी हट जाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ही एक बड़ा डिफेंडर जो है सीधे तौर पर मोदी जी का डिफेंस करने के लिए जो है चुनाव आयोग खड़े हुए। दोस्तों, अब चुनाव आयोग को लेकर कहा जा रहा है क्या चुनाव आयोग ही मोदी जी की सरकार गिरा देंगे? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।